इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं कहानी दो सखियां। रश्मि रविजा की लिखी ये कहानी है। कड़ी धूप में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए जा रही थी। माथे से पसीना बहने लगा था, पर इतनी मोहलत नहीं थी कि सामान नीचे रखकर रुमाल से चेहरा ही पोंछ ले। हांफते हुए जा रही थी कि सिल्वर कलर की एक लंबी सी कार बिल्कुल उसके पास से गुजरी। वह थोड़ा चौंक कर और किनारे हो गई, पर कार उसके थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई और कार की खिड़की से एक खूबसूरत सा चेहरा झांकने लगा। तुरंत ही उसे अंजू नाम की पुकार सुनाई दी। कार के पास पहुंची ही थी कि वो खूबसूरत चेहरा कार से उतरकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया और फिर से उत्साह भरी आवाज आई, अंजू। अंजू अबूझ सी देखती रही। गोल चेहरा, कंधे पर झुके आकर्षक स्टाइल में कटे बाल, आंखों पर बड़ा सा महंगा गॉगल्स, सुंदर से जींस टॉप में एक लड़की सी दिखती औरत खड़ी थी। अंजू उस चेहरे को घूरे जा रही थी, पर पहचान नहीं पा रही थी। उस खूबसूरत चेहरे ने आंखों पर से गॉगल्स उतारा और सीधी उसकी आंखों में झांकती हुई थोड़ी नाराजगी से बोली, क्या अंजू, मुझे कैसे भूल गई? उसकी आंखों की चमक देखते ही अंजू चीख पड़ी, अरे नमिता, तू! ओ माय गॉड, कितना बदल गई है, कैसे पहचानूंगी? अंजू के हाथों से दोनों थैले छूट गए और फिर दोनों सहेलियां गले मिल गईं। दोनों ने एक साथ ही पूछा, कब से हो इस शहर में? और दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया, कई सालों से। फिर होठ बिसूरते हुए साथ ही कहा, और देखो आज मिल रहे हैं। आज का दिन ना जाने क्यों अच्छा लगता है, आज का दिन ना जाने क्यों अच्छा लगता है। जीवन सपना सही पर सच्चा लगता है। आज का दिन ना
अंजू स्कूल में साथ थी, पक्की सहेलियां थीं, साथ बैठना, साथ में लंच करना, एक दूसरे के घर जाना, घंटों गप्पे लगाना, फिल्म देखना, शरारतें करना, सब कुछ साथ में होता। दोनों के पिता का ट्रांसफर हो गया। दोनों सहेलियां अलग अलग शहरों में चली गईं, अलग कॉलेज में पढ़ने लगीं। कुछ दिनों तक तो नियमित पत्रों का आवागमन जारी रहा, फिर धीरे धीरे कम होते हुए पत्रों का आना जाना खत्म ही हो गया। यूं अचानक इतने सालों बाद मिलने के बाद इतनी सारी बातें हो गई थी कि दोनों समझ नहीं पा रही थी कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म। बातों में पता चला नमिता के पति अक्सर विदेश दौरे पर रहते हैं और दोनों बच्चे हॉस्टल में। बच्चों का जिक्र आते ही अंजू को याद आया उसकी बेटी रूही की स्कूल बस आ गई होगी। अंजू ने झपट कर दोनों थैले उठा लिए और बोली, रूही की बस आ गई होगी, वो परेशान हो रही होगी, अब चलना होगा। घर आना एक दिन, एड्रेस बताती हूँ। हाँ तो कार में बैठो ना, छोड़ देती हूँ। पहले बताना था ना, बातों में इतना समय वेस्ट कर दिया। वहाँ बच्ची परेशान हो रही होगी। अरे घर पास में ही है, चली जाऊंगी। इतना फॉर्मल कब से होगी? मेरे टिफिन से आलू पराठे तो पूरा सफा चट कर जाती थी, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ती थी और उल्टा कहती थी तू घर जाकर खा लेना, चाची ने और बनाए होंगे, चल बैठ चुपचाप गाड़ी में। कहते हुए नमिता ने पिछला दरवाजा खोल दिया और उसके हाथों से थैला लगभग छीन कर ही रख दिया। उसे भी स्कूल के दिन याद कर हंसी आ गई। स्कूल पहुंचते ही पहले देखती थी नमिता के डब्बे में क्या है, और अगर आलू पराठे हों तो फिर रिसेस का इंतजार एक सदी सा लगता था। अंजू चुपचाप कार में बैठ गई। 2 मिनट में ही अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गई। रूही गेट पर ही होठ बिसूरे, आंखों में बड़े बड़े मोती लिए खड़ी थी। अंजू ही भागकर बेटी के पास गई और उसे लिपटा लिया। देर से खड़ी हो क्या? पर रूही की नजरें तो कार से उतरती नमिता पर लगी थी। ये आंटी कौन है? तब उसने पलटकर देखा, नमिता उसके भारी भारी थैले उठाए चली आ रही थी। अंजू ने भागकर हाथों से थैला ले लिया और सोचने लगी, अब नमिता को घर चलने के लिए कहना पड़ेगा, पर घर तो सारा बिखरा हुआ है। ये दोनों बच्चों के अलग अलग समय पर स्कूल होने से वक्त ही नहीं मिलता। अक्सर वो बेटे को बस स्टॉप पर छोड़कर आने के बाद ही घर संभालती है। आज तो सुपरमार्केट चली गई, घर में सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। नमिता इतने सलीके वाली लग रही है, क्या सोचेगी? अच्छा हो वो कह दे कि अभी वो जल्दी में है, फिर कभी आएगी, पर पूछना तो पड़ेगा। अंजू बोली, चलो नमिता घर पर चलो, एक कप चाय तो पी कर जाओ। हाँ और क्या, अभी तो हम मिले हैं, कितनी बातें करनी है। बड़ी प्यारी है तेरी बेटी, बिल्कुल तुझ पर गई है। पर हाँ, तू बिल्कुल गोल मटोल थी इसकी उम्र में, होती कैसे नहीं। बस आलू पराठे, गोभी पराठे, यही सब तो पसंद थे तुझे। सहेली झूम के हम गीत कोई गाते हैं, मस्त पवन के पंख लगा के हम पंछी बन जाते हैं। चल सहेली झूम के हम गीत कोई गाते हैं, मस्त पवन के पंख लगा के हम पंछी बन जाते हैं। ला 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 ला।
क्या नमिता, मेरी बेटी के सामने मेरी पोल खोल रही है? अंजू ने कहा, पर नमिता रूही की तरफ मुड़ चुकी थी। बेटे, आपका नाम क्या है? देर से इंतजार कर रही थी मम्मा का। लिफ्ट में भी नमिता रूही से बातें करने में लगी रही। अंजू के दिमाग में पूरे घर का नजारा घूम रहा था। घर में घुसते ही अंजू जल्दी जल्दी सोफे पर से टॉवेल, रोशन के उतारे कपड़े, टेबल से ग्लास, किताबें, कॉपियां हटाने लगी। बुदबुदाती भी जाती। सब बिखेर कर रख देते हैं ये लोग, कितना भी सिखाओ कोई सुनता ही नहीं। अरे ठीक है ना अंजू, परेशान क्यों हो रही है? मैं कोई गेस्ट हूँ? बच्चों वाला घर बिखरा हुआ ही अच्छा लगता है। आओ रूही, मैं तुम्हारी टाई खोल दूं। अंजू, पहले इसे खाना दे दे, बाद में घर संभालती रहना। भूख लगी है ना बेटा? नमिता बिल्कुल कंफर्टेबल थी। अंजू अब ये भी सोच रही थी, खाना भी तो इतना सादा सा बनाया है, बच्चों की पसंद वाला दाल, चावल और भिंडी। खाने का समय हो रहा है, नमिता को भी खाने के लिए पूछना पड़ेगा। नमिता के आधुनिक पहनावे, महंगी कार देख अंजू को यकीन हो गया था वह बहुत अमीर है और ऐसा सादा खाना शायद ही उसे पसंद आए। रूही को खाना देकर नमिता से खाने के लिए पूछ ही लिया और नमिता ने झट से हाँ भी कर दी। अंजू ने एक और सब्जी बनानी चाहिए तो नमिता ने किचन में आकर गैस बंद कर दी। कुछ और मत बना, दाल चावल सब्जी ही मेरे लिए कंप्लीट मील है। हार कर अंजू ने साथ में दही, पापड़, अचार, सलाद रख दिए। नमिता ने ऐसे चटखारे लेकर खाए जैसे जाने कितना स्वाद हो। अंजू को लगा वह उसका संकोच मिटाने के लिए इतनी तारीफ कर रही है। अंजू सोच रही थी, दोनों की उम्र एक ही है पर कितनी अलग लग रही है नमिता। नमिता उसके मन में उठते इन गुब्बारों से निरपेक्ष पुरानी बातें याद करने में लगी थी। वो स्कूल से लौटते हुए लंबा रास्ता चुनना कि घर जल्दी ना आए, डेस्क पर सर नीचे झुकाकर कागज में लिपटे कच्चे आम और इमली खाना, कॉरिडोर में टीचर्स के चाल की नकल करना और कभी कभी पकड़े जाने पर एक्टिंग करना कि पैरों में चोट लगी है। नमिता की बातों में अंजू भी वर्तमान का सब भूल उन स्कूल के दिनों में पहुंच गई। खाने के बाद भी सोफे पर जमी दोनों सहेलियां स्कूल, महल्ले की बातें याद कर देर तक हंसती रहीं। रूही आराम से मौके का फायदा उठा कार्टून नेटवर्क देखती रही। शाम होने को आई तो रूही ने ही याद दिलाया, रोशन के आने का वक्त हो गया है। नमी हो गई। दोनों सहेलियां एक साथ ही पढ़ती थी, घर का बैकग्राउंड भी एक सा था, पर आज दोनों की जिंदगी कितनी अलग है। नमिता यूं बिंदास जहां मन होता है घूमती है, बच्चे हॉस्टल में, पति दौरे पर, पैसे हैं, गाड़ी है, जिधर मन हो चल दो। कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। रोकते टोकते तो उसके पति अवनीश भी नहीं है, पर वो क्या करे। दोनों बच्चों का स्कूल, उनके होमवर्क, उनकी ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, कराटे क्लास, फिर शॉपिंग, खाना बनाना, घर संभालना, इनके बीच ही तो चक्करघिन्नी सी घूमती रहती है। कहाँ से खुद के लिए समय निकाले। ड्रेस भी ऐसी चुनती है जिन्हें प्रेस न करनी पड़े, बस धोकर डालो और जैसे भी हो पहन लो। सबके सो जाने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने बार बार नमिता का खिला खिला चेहरा घूम जाता, साथ ही अपनी बुझी सी सूरत दिखाई दे जाती और उसका मन और बुझ जाता। क्या हो गई है जिंदगी उसकी, सारा दिन काम और बच्चों में सर खपाना, पूरे समय भागम भाग लगी रहती है, बच्चों को भी हरदम डांटती ही रहती है। पर अंजू भी क्या करे, थक जाती है। आज नमिता ने गोद में उठाकर प्यार किया तो दोनों कितना खुश दिख रहे थे, बार बार जिक्र कर रहे थे, आंटी ने इतना प्यार किया। अंजू को तो याद भी नहीं आता अवनीश से मिलने आई। इस बार हल्के गुलाबी रंग के सलवार कुर्ते में और भी नाजुक से लग रही थी, पर व्यवहार बहुत ही सहज। अवनीश भी मिलकर बहुत खुश हुए। देर तक बातें करती रही, फिर बोली, कल इतवार की दोपहर बच्चे और पापा अपनी बॉन्डिंग करें और हम आपकी बीवी को थोड़ी देर के लिए चुरा कर ले जाएंगे। मैं आपकी सहेली को कहीं जाने से नहीं रोकता, इन्हें भी थोड़ा अपने लिए वक्त चाहिए। ठीक 3 बजे नमिता गाड़ी लेकर आ गई। एक गिलास पानी पीने को भी नहीं रुकी। ना, अब सब कुछ मेरे घर पर। नमिता के घर के बाहर ही दरवाजों की दोनों तरफ प्लांट सजे थे। एक एक पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी धुले हों। बाहर से ही अंदाजा हो रहा था अंदर का रखरखाव कैसा होगा। घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित, सफेद रंग का सोफा, बीच में कलात्मक सी कांच की मेज और मेज पर सजे एक बाउल में रंग बिरंगे पत्थर।
हर कोने में गमले में सुंदर से प्लांट के नीचे सजी मूर्तियां, साफ चमकती दीवारें और उन पर लगी पेंटिंग्स पर गिरती हल्की सी रोशनी। लग रहा था किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। वह तो नीचे कुछ रखने की सोच भी नहीं सकती। रोशन के बॉल की एक ठोकर सब तोड़ डालेगी। अंजू को बैठने के लिए कहकर नमिता शेल्फ पर से एक फोटो उठा लाई। देखो मेरे दोनों बेटे पराग और परिमल। दो प्यारे से हंसते हुए बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डाले कैमरे की तरफ देख रहे थे। उसे फोटो दिखाते हुए नमिता इतने प्यार से तस्वीर पर हाथ फेर रही थी मानो वे तस्वीर नहीं बच्चों का मुखड़ा हो। अंजू के भीतर कुछ जोर का तरक गया। कितना मिस करती है नमिता अपने बच्चों को। उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। जरूर भरी हुई होंगी। नमिता भी हाथों में तस्वीर थामे बच्चों के चेहरों को एक टक देखते हुए खातिरदारी कर रही थी और मैंने पानी तक को नहीं पूछा। नमिता ने एक बार फिर से तस्वीर को निहारते उसे संभाल कर शेल्फ पर रखते हुए कहा। पानी लेकर लौटी तो कहने लगी, तो संकोच कर रही थी ना कि घर कितना बिखरा हुआ है, और यहाँ देख कोई घर बिखेरने वाला ही नहीं है। जानबूझकर इधर की चीजें उधर करती हूँ ताकि कुछ तो बदलाव लगे, वरना महीनों तक चीजें एक सी ही पड़ी रहें। अथाह दर्द था उसकी आवाज में। अंजू के पूछने पर कि बच्चों को हॉस्टल क्यों भेज दिया, कहने लगी, वरुण का मन था बच्चे इंडिपेंडेंट बने, कैंपस वाले स्कूल में पढ़ें जहाँ घुड़सवारी तैराकी सब सीख सके, पहाड़ों के बीच खुली जगह में स्कूल हो। मैं शिकायत नहीं कर रही। कहा छोड़, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। बोल क्या खाएगी? अरे कुछ नहीं, आज संडे था ना, लंच हेवी हो गया। अरे वाह, आपने तो खा लिया, पर हम जो भूखे बैठे हैं। क्यों, तुमने खाना नहीं खाया? मैडम, खाना खाने के लिए बनाना भी पड़ता है, और अकेले के लिए कौन बनाए? अरे तो तू खाना नहीं खाती? आश्चर्य से भर गई अंजू। खाती क्यों नहीं, कभी ब्रेड खा लिया, कभी बिस्किट, कभी फल या जूस ले लिया। अब खुद के लिए कौन झंझट करे। वरुण टूर से आते भी हैं तो यहाँ उनकी कोई न कोई मीटिंग रहती है, घर पर कम ही खाते हैं। उस दिन तेरे यहाँ मैंने जमाने के बाद दाल चावल सब्जी सलाद दही खाया था। अब तक स्वाद है जुबान पर, देखा नहीं कैसे भुक्खड़ की तरह खा रही थी। तो तू करती क्या है सारे दिन, कैसे समय काटती है? खाली वक्त में कभी ओल्ड एज होम चली जाती हूँ, कभी कोई अनाथालय, कुछ एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ भी काम करती हूँ। उन सब के साथ समय बिताकर उनके लिए कुछ करके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अंजू उसकी बातें सुन गहरे सोच में डूब गई, और वो नमिता को यूं सजे संवरे देख कितने कॉम्प्लेक्स से भर गई थी, जबकि नमिता के अपने दुख हैं। अंजू को चुप देखकर नमिता बोली, चल ये सब छोड़, ये बता क्या खाएगी? इतने दिनों बाद किचन में जाकर अच्छा लगेगा। प्याज के पकौड़े बनाती हूँ, वैसे तो नहीं बनेंगे जैसे स्कूल के पास रघु काका के ठेले पर मिलते थे। क्या चटखारे लेकर खाते थे हम। मिर्च पड़ जाए तो सी सी करते रहते, पर खाना नहीं छोड़ते, और फिर भागकर रंगीन पानी वाला शरबत पीते थे। चवन्नी में 1 गिलास मिलता था। हाँ, अब तो सोच भी नहीं सकते ठेले पर कैसे खा लेते थे हम लोग, और हमें कुछ होता भी नहीं था। आज के बच्चे को देखो, इतना ख्याल रखो फिर भी आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। चल चल मेरी हेल्प कर किचन में, कहते नमिता उसे किचन में ले आई। नमिता को किचन में काम करते देख लग ही नहीं रहा था कि उसे आदत नहीं, बड़े सधे हाथों से काम कर रही थी। उसे हेल्प करने को बुलाकर लाई तो थी, पर एक स्टूल खींचकर उसे बिठा दिया, कुछ भी करने नहीं दिया। एक तरफ पकौड़े तलती रही और एक तरफ इलायची अदरक वाली चाय चढ़ा दी। जब प्लेट में पकौड़े सजाए बड़े से मग में चाय लिए दोनों ड्राइंग रूम में लौटी तो अंजू ने भी कही दिया, एक अरसे बाद इतनी निश्चिंत होकर चाय पी रही हूँ। घर पर कोई न कोई काम लगा ही रहता है और चाय ठंडी हो जाती है। अरे अब हम अक्सर मिला करेंगे। और नमिता अपने बच्चों की बातें, उनकी शरारतें, उनकी कामयाबी के बारे में बता रही थी। उसे ये सब बताते हुए जैसे वह अपने बच्चों के पास ही पहुंच गई थी। उसका चेहरा ममता के उजास से दीप्त हो रहा था। अचानक नमिता ने घड़ी पर नजर डाली और चौंक गई। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फोन करना है बेटों को? अंजू ने पूछा। अरे नहीं, वो बताया ना, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ, आज संडे है,
रोज की तरह ऑफिस से आने जाने वालों का ट्रैफिक नहीं होता। ट्रैफिक सिग्नल पर ये बच्चे सामान बेचते हैं। आज के दिन इन बच्चों की कमाई भी नहीं होती, ये खाली ही रहते हैं। तो शाम को मैं इनके साथ टाइम बिताती हूँ। तू भी साथ चलना, देख तो जरा एक बार इनकी जिंदगी कैसे होती है। अब रास्ते में बात करते हैं। और नमिता ने बिजली की सी तेजी से सामान समेटना शुरू किया। फ्रिज खोला और उसमें से ढेर सारे फल एक थैले में भर लिए। कई ड्रॉर खोले और एक थैले में चीजें डालती रही। अंजू चुपचाप सब देखती रही। रास्ते में नमिता ने बताया कि वो उन बच्चों को कहानी सुनाती है, साफ सुथरे रहने का तरीका सिखाती है। उन्हें रोज दांत ब्रश करना, कंघी करना, हाथ पैर साफ रखना, नहाना, ये सब सिखाती है। अंजू सोच रही थी, जिन चीजों को सब लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो छोटी छोटी चीजें भी इन बच्चों को बतानी पड़ती है। आखिर सड़क पर पलने वाले इन बच्चों को ये सब कौन सकरे से रास्ते पर गाड़ी उतार ली नमिता ने। पास में ही एक पेड़ था, उसके नीचे चबूतरा सा बना हुआ था। किसी समय में वह साफ सुथरा रहा होगा, अभी तो जगह जगह से प्लास्टर उखड़ आए थे। नमिता की गाड़ी खड़ी करते ही पता नहीं किधर से बच्चों का एक हुजूम आया और घेर लिया नमिता को। दीदी कहाँ थी आप? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। 12 साल से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चे थे। उनके कपड़े बदरंग थे, शायद धूप में घूमने से अपना रंग खो चुके थे। कहीं कहीं से फटे हुए भी थे, पर साफ थे। घुटनों तक की फ्रॉक पहने लड़की या सिर्फ निक्कर पहने लड़के थे। छोटे बच्चों में से ज्यादातर के बाल उलझे हुए थे। अंजू को उनके बिल्कुल पास जाने में हिचक सी हो रही थी, पर नमिता ने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और एक दूसरे बच्चे को कंधे से घेरकर पेड़ की तरफ जा रही थी। नमिता के वहां पहुंचते ही एक बड़े लड़के ने झट से एक मैला सा कपड़ा बिछा दिया। बिना किसी संकोच के नमिता उस पर बैठ गई। सारे बच्चे एक साथ नमिता का अटेंशन पाना चाह रहे थे। कोई उसे अपने दांत दिखा रहा था कि उसने ब्रश किया है, तो कोई अपने हाथ। एक बड़ा लड़का बार बार अपने बाल संवार रहा था। नमिता ने उसे देखकर कहा, आज गणेश को 2 चॉकलेट मिलेगी, सबसे साफ सुथरा बच्चा वही है आज। गणेश नाम का वह 10 वर्ष का लड़का शर्मा कर नीचे देखने लगा और फिर से एक बार अपने बाल संवार लिए। और फिर नमिता के जादू के पिटारे में से चीजें निकलनी शुरू हुई। सबसे पहले उसने उन्हें चॉकलेट बांटे, फिर कंघे निकालकर उनके उलझे बाल संवारे। लड़कियों के बालों में रंग बिरंगे क्लिप लगा दिए और एक छोटा सा शीशा उन्हें पकड़ा दिया। लड़कियां उसमें अपना चेहरा देखती और निहाल हो जाती। नेल कटर निकालकर कुछ के नाखून काटे। तब तक एक बच्चा अपनी चोट दिखाने लगा, तो उसकी चोट पर मलहम लगाया। कुछ की नाक बह रही थी। बेझिझक उसने थैले से टिश्यू निकाल उनके नाक पोंछ लीलाओं की। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आश्चर्य भी करते, हंसते और उससे सवाल भी पूछते। जब कृष्ण के माखन चुराने वाला प्रसंग आया तो बच्चे माखन नहीं समझ पा रहे थे। अंजू भी सोचने लगी, ये बेचारे बच्चे क्या जाने दूध दही मक्खन, इन्हें कैसे समझाएगी नमिता। पर नमिता ने उपाय सोच लिया था। बोली, आइसक्रीम जैसी चीज होती थी। आइसक्रीम तो सब बच्चे जानते थे। सबसे छोटी बच्ची को नमिता ने अपने पास बिठाया हुआ था। कहानी सुनाने के दौरान उस लड़की ने नमिता की गोद में अपना सर रख दिया और बेख्याली में नमिता उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अंजू ने आंखें फेर ली। नमिता को इस तरह बच्चों पर प्यार लुटाते देख उसका मन भीग गया। पता चल रहा था कितना मिस करती है वह अपने बेटों को, और उन्हें प्यार करने को तरसता मन इन बच्चों पर बिन बादल बरसात की तरह स्नेह बरसा रहा था। अंजू को यह सब देख बहुत सुकून मिला। वह हमेशा सोचा करती थी, जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, उसके पास ढेर सारा वक्त होगा, तो वो क्या करेगी। अब समाधान उसके सामने था। वो भी ऐसे बच्चों को पढ़ाया करेगी। समाज ने इतना दिया है, कुछ अंश तो लौटा सके। नमिता अंजू की उपस्थिति भूल चुकी थी। अंजू को भी एकदम से अपने बच्चे याद आ गए। सारा दिन उनकी शैतानियों पर वो खींचती रहती है। कभी पढ़ने के लिए डांटती है, तो कभी सामान जगह पर ना रखने के लिए, तो कभी शरारतें करने के लिए। जाने कब से उन्हें यूं पास बिठाकर प्यार नहीं किया, और उसका मन हुआ कैसे भी उड़कर अभी बच्चों के पास पहुंच जाए और उन्हें खूब प्यार करे। धीरे से पास आकर
उसने नमिता से कहा, अब मैं चलती हूँ। ओह सॉरी रे, मैं तो भूल ही गई थी कि तू भी साथ है। बच्चों, आंटी को नमस्ते करो। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर की तर्ज पर नमस्ते आंटी चिल्ला उठे। अंजू का भी मन भर आया। उसने मन ही मन सोचा, एक संडे वो भी आएगी उन सब के लिए चॉकलेट और बिस्किट लेकर। बस थोड़ी देर रुकना, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। अरे नहीं, इन सबको तेरी ज्यादा जरूरत है, मैं ऑटो ले लूंगी। पक्का ना? हाँ बाबा, मैं भी इस शहर में नई नहीं हूँ। और लौटते हुए अंजू ने उस बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फिरा दिया। इस बार उसे कोई झिझक नहीं हुई। अभी ऑटो में ही थी कि अवनीश का फोन आया। परेशान भरे स्वर में बोले, कहाँ हो तुम? एक संडे की शाम तो साथ बिताने को मिलती है और तुम्हारा पता ही नहीं कुछ। बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं, कब लौटोगी? मुस्कुराहट आ गई अंजू के चेहरे पर। अभी कोई दूसरा दिन होता तो वो खींच जाती। मैं जो रोज अकेले शाम बिताती हूँ, ऑफिस से लौटने के समय का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन शाम अकेले बच्चों के साथ बितानी पड़ी तो खल गया। पर अभी महसूस किया वे सब सचमुच उसे मिस कर रहे हैं। बस आ ही रही हूँ कहकर करता रमेश गोखले। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।